स्वागत है एक बार फिर हमारे साथ हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्टेप अप क्लासेस। साथियों, ये हमारी सीरीज चल रही है सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश की, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय हैं, एमसीक्यू टाइप के हैं और ये सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश की जीके के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो पहला पार्ट इसका हो चुका है और वो वीडियो YouTube पर हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देखिए। उसमें आपको पहले 15 प्रश्न मिलेंगे जो जनसंख्या पर आधारित है। आज की हमारी वीडियो पार्ट 2 होने वाला है और पार्ट 2 में हम इतिहास के प्रश्न देखेंगे, इतिहास के बहुविकल्प प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम अपने सीरीज के 16वें प्रश्न पर, जो है उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो हमें यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से, यानी कि एक चैल्कोलिथिक साइट से धान की खेती, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। ए है मैजा, बी है करछना, सी है कोलडीवा और डी है फूलपुर। इन चार ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कहां से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये चारों के चारों साइट जो हैं वो प्रयागराज में हैं और जो कोहलडीवा है वो इसका सही आंसर है। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है सी, कोहलडीवा। आप दोस्तों इन क्वेश्चंस की आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, हमारे साथ साथ आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। आप शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं, जैसे ये यूपी के जी के हैं तो आप लिख लीजिए नवपाषाणिक पुरा स्थल धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोहलडीवा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति हुई थी, जो निर्मित हुई थी, वो कौन सी शैली में निर्मित हुई थी? यहाँ पर शैली पूछी गई है। ए हमारे पास ऑप्शन है अमरावती कला शैली में, बी है मथुरा कला शैली में, सी है गांधार कला शैली में या डी है कुषाण कला शैली में। चार शैली इसमें दी गई है और ये पूछा गया है कि बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो निर्मित हुई थी वो कौन सी शैली में निर्मित हुई थी? तो इसका सही जवाब है बी, मथुरा कला शैली में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली में निर्मित हुई थी। चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा था? चार ऑप्शन है। ए कौशाम्बी, बी वाराणसी, सी श्रावस्ती और डी मथुरा। हमें यह बताना है कि शाटक वस्त्र निर्माण का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, वाराणसी। तो जो वाराणसी था वो शाटक वस्त्र निर्माण का मुख्य केंद्र था। चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखल्ली गोसाल की जन्मभूमि थी। हमें यह बताना है कि आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मखल्ली गोसाल, इनकी जन्मभूमि क्या थी? चार ऑप्शन है। ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी मथुरा या डी श्रावस्ती। इन चार में से हमें बताना है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आजीवन संप्रदाय के प्रवक्ता थे मखल्ली गोसाल, उनकी जन्मभूमि थी श्रावस्ती। डी श्रावस्ती हमारा सही ऑप्शन है। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? हमें ये बताना है कि बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध कौन से शासक से है? ए कनिष्क से, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब इसका आंसर है दोस्तों बांसखेड़ा अभिलेख बी, हर्षवर्धन से संबंधित है। तो दोस्तों आप एक प्रश्न लिखते भी जाएं, बांसखेड़ा अभिलेख शॉर्ट में आप करके लिख लें ऐसे कि जो बांसखेड़ा अभिलेख है उसका जो संबंध है वो किससे है? हर्षवर्धन से है। तो आप शॉर्ट में नोट्स बना लें कि बांसखेड़ा अभिलेख डायरेक्टली हर्षवर्धन से संबंधित है। इस तरह से आप शॉर्ट नोट बनाएं, आपको ये प्रश्न हमेशा याद रहेंगे। आगे चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? अब अयोध्या अभिलेख हमें बताना है। चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ए है रामचंद्र ने, बी है रामपाल ने, सी है पुलकेशिन ने और डी है धनदेव ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, धनदेव ने। तो अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? धनदेव ने। 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर है वो किस जगह से प्राप्त हुआ है? ए मथुरा से, बी अयोध्या से, सी देवगढ़ में, डी कौशाम्बी में। तो हमें ये चार ऑप्शन में से बताना है कि गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ प्राप्त हुआ है। तो गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर है वो है
देवगढ़ में, वो देवगढ़ से प्राप्त हुआ है। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम बताना है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए कौशाम्बी, बी अयाजसा, सी दशरथपुर और डी अवध। इसमें हमें बताना है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। अयोध्या श्री राम भगवान की जन्मभूमि और ये बसा है सरयू नदी के किनारे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर के कारण किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी अयाजसा। बी अयाजसा अयोध्या का प्राचीन नाम था। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से बुलाया जाता था? कन्नौज हर्षवर्धन के उस समय राजपाट के लिए राजधानी रही है और इसको किस नाम से बुलाया जाता था? ए है नगर महोदयश्री, बी बौद्ध नगरी, सी है धर्म नगरी या डी हर्ष की नगरी। दोस्तों इसका जवाब मोस्टली ने सोचा होगा कि डी है हर्ष की नगरी, लेकिन नहीं, इसका आंसर है ए नगर महोदयश्री, यानी कि नगर को भी श्री कह के बुलाया जाता था। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज को किस नाम से बुलाया जाता था? नगर महोदयश्री। चलते हैं आगे 25वें प्रश्न की ओर। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। अब ये बताना है कि मध्य पाषाण युग जो था उसमें सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? ए है संकिसा से, बी श्रावस्ती से, सी सराय नाहर राय से या डी कौशाम्बी से। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य यूपी के अंदर कौन से जगह से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से। चलते हैं अगले 26वें प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से प्रचलित था? तो यहाँ पर ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो गंगा का मैदानी भाग था, गंगा के मैदान में स्थित था। आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र गंगा का मैदान, क्योंकि बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि, बहुत ही अच्छा हरा भरा स्थान है। तो ये किस नाम से प्राचीन समय में प्रचलित था? ए मध्य देश, बी अवध, सी सप्त सैंधव या डी ब्रह्मरथ। तो दोस्तों ब्रह्मरथ और अवध से तो इसका कोई संबंध है ही नहीं। हमारे पास रह जाता है 50-50 मध्य देश और सप्त सैंधव, और इसका सही आंसर है दोस्तों ए मध्य देश। तो ये जो उत्तर भारत में प्राचीन समय में गंगा का जो मैदान के बीच का भाग था, क्षेत्र था, इसको बुलाते थे मध्य देश के नाम से। चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? तो हमें यह बताना है कि मौर्योत्तर युग में, यानी कि आप मौर्य शासन काल में बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा नगर था जो रेशम मार्ग से संबंधित था और एशिया से जुड़ता था? ए आगरा, बी वाराणसी, सी मथुरा और डी प्रयागराज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी मथुरा, यानी मथुरा मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा नगर था जो रेशम मार्ग से संबंधित था, रेशम मार्ग से जुड़ता था, जो एशिया से जुड़ता था, चाइना होते हुए यूरोप की साइड जाता था, और इसमें रेशम का जो व्यापार था ये चलता था। चलते हैं आगे 28वें प्रश्न की ओर। शिराज ए हिंद, शिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता था? ए जौनपुर को, बी लखनऊ को, सी दिल्ली को या डी आगरा को। तो ये हमें बताना है कि शिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए जौनपुर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था वैसे। ए शिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को। 29 क्वेश्चन 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? यानी कि बीरबल जो थे वो कहाँ से थे, बीरबल को बताना है। राजा अकबर के दरबारी थे बीरबल, नवरत्नों में से एक, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा चतुर दिमाग वाले, अलग अलग तरह के इनके किस्से बहुत फेमस हैं। तो हमें ये बताना है कि जो दरबारी बीरबल थे उनका संबंध कौन सी जगह से था? ए कालपी से, बी वाराणसी से था, सी मथुरा से था या फिर वो डी लखनऊ से थे। हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए कालपी से, यानी जो बीरबल थे राजा अकबर के दरबारी कवि बीरबल जो थे वो कालपी से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। हमें बताना है कि 10 मई 1857 को जो भारत की महान क्रांतिकारी विद्रोह हुई थी वो कहां से संबंधित था? ए बिठूर से, बी मेरठ में, सी झांसी में या डी लखनऊ में।
तो दोस्तों इसका संबंध है बी मेरठ से, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसका जो प्रारंभिक विस्फोट हुआ था, जो प्रारंभिक शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी और मेरठ इसका सबसे बड़ा केंद्र था। मेरठ 1857 की स्टार्टिंग की जो क्रांति हुई थी उसका सबसे बड़ा केंद्र था। चलते हैं दोस्तों 31वें प्रश्न की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। अब ये बताना है कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उससे सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा प्रभावित हुआ। ए है अवध और बुंदेलखंड, बी है वाराणसी और गोरखपुर का क्षेत्र, सी है मेरठ और इलाहाबाद का क्षेत्र, या डी बरेली और आगरा का क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए अवध और बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये 1857 के विद्रोह जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी उसके बाद ये एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, अवध और बुंदेलखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने, बी जॉर्ज यूले ने, सी सरोजिनी नायडू ने, या डी तिलक ने। तो हमें ये बताना है इन चारों में से ऐसे कौन से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलते हैं आगे। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। दोस्तों ये मैंने अभी अभी बताया है तो हमें बताना है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मेरठ, बी कानपुर, सी झांसी, या डी कालपी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए मेरठ। मेरठ जो था 1857 की क्रांति का प्रथम, सबसे पहले तो प्रथम जो शुरुआत हुई थी वो भी मेरठ से हुई थी और सबसे बड़ा अगर केंद्र माना जाए तो इसको मेरठ को ही माना जाता है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां प्रश्न। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के फलस्वरूप भी ऐसी कौन सी रियासत थी जो अंग्रेज सरकार के अधीन तब भी नहीं की गई थी। इसमें चार ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों। ए है झांसी, बी है जालौन, सी है कानपुर और डी है हमीरपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी कानपुर। कानपुर की जो रियासत थी वो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बाद भी अंग्रेजों के अधीन नहीं की गई थी। चलते हैं आगे 35वें प्रश्न की ओर। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। हमें अभी बताना है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो बरेली का नेतृत्व था वो किसने किया था। चार ऑप्शन है, तफज्जुल हुसैन, खान मोहम्मद हुसैन, सी बेगम हजरत महल, या डी खान बहादुर खान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी खान बहादुर खान। तो बरेली से जो नेतृत्व किया था वो किया था खान बहादुर खान ने। 36 क्वेश्चन है दोस्तों। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था। तो 1921 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर वो हुआ था आगरा में। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, हमें इसे भी याद रखना है कि 1921 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश कांग्रेस का वो हुआ था आगरा में। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये हमें बताना है। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। ए लियाकत अली ने, बी मौलाना शौकत अली की अध्यक्षता में हुआ था, सी मौलाना हजरत मोहानी की अध्यक्षता में हुआ था, या फिर डी मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ था। तो दोस्तों बता दूं इस वाले उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन से लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ये तो कोई संबंधित इनसे नहीं है। रहे हमारे पास बी और सी ऑप्शन, तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सी मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी की अध्यक्षता में 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में हुआ था। चलते हैं अगले 37वें प्रश्न की ओर। ये भी अच्छा प्रश्न है। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। काशी विद्यापीठ जो वाराणसी में स्थित है उसकी स्थापना कौन से आंदोलन के दौरान हुई थी। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, बी असहयोग आंदोलन के दौरान, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी काशी विद्यापीठ की स्थापना वो हुई थी डी
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 38वें प्रश्न की ओर। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? हमें यह बताना है कि जो चौरी चौरा की घटना हुई थी वो कौन से सन में घटित हुई थी। तो इसके चार ऑप्शन है, 1922 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में और 1923। ये दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, 1922 में। तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो 1922 में हुई थी। चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला सम्मेलन था जो कानपुर में हुआ था वो किसने आयोजित किया था? चार ऑप्शन है, ए सत्यभक्त ने, बी भगत सिंह ने, सी चंद्रशेखर आजाद ने या डी राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सत्यभक्त ने। तो सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में आयोजित किया था। 40वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? ये भी एक बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी घटना कि उन्हें सरकारी खजाना लूट लिया था अंग्रेजों की एक ट्रेन पर डकैती डालकर, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये घटना कब हुई थी? अब ये क्वेश्चन हमारे पास सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है कि ये घटना हुई कब थी, इसकी डेट क्या थी। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 6 अगस्त 1923, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1928 और 9 अगस्त 1931। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1925। तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी घटना काकोरी ट्रेन डकैती। चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो हमें ये बताना है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर था जिसमें राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? ए बलिया, बी गोरखपुर, सी चौरी चौरा या डी मेरठ। तो इसमें से हमें बताना है दोस्तों ऐसा कौन सा था जिसमें राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। तो इसका आंसर है ए बलिया। तो बलिया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हमें ये बताना है कि 1946 में जो मेरठ में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी आचार्य जेबी कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी आचार्य जेबी कृपलानी। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे भी 3 से ज्यादा मैंने प्रश्न आपको बता दिए हैं कि उनके अध्यक्ष कौन थे, वो कब कब हुए। इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई ना कोई एक अधिवेशन और कब हुआ था या उसकी अध्यक्षता किसने की थी और कहाँ हुआ था, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने 43वें प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 की मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए थे? तो अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन पूछा है कि भाई 1885 से और 1947 तक उत्तर प्रदेश में यूपी के अंदर कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, टोटल कितने अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन हमारे पास है, एक तो 6 बार, 7 बार, 8 बार या 9 बार। तो यानी कि 6 बार से तो अधिक ही हुए हैं। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है सी 8 बार। तो इसका ऑप्शन सही है सी 8 बार, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर के 1947 तक यूपी के अंदर 8 अधिवेशन हुए हैं। चलते हैं अपने 40वें प्रश्न की ओर। संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि अब तक मेरे ख्याल से किसी एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो इस वाले जो एग्जाम आ रहे हैं अपकमिंग, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं चार प्रश्न के क्या ऑप्शन है। चार, ए गोविंद वल्लभ पंत के, बी मोहनलाल सक्सेना के, सी चौधरी खलीकुजम्मा के या डी चंद्रभानु गुप्त के। तो हमें बताना है कि संयुक्त प्रांत में 1937 में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में, इनमें से किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए गोविंद वल्लभ पंत के। गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी। चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? जनरली दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि किस जगह जो पार्क है वो कहाँ था। अभी तो फिलहाल ये पूछा है कि कौन से पार्क में शहीद हुए थे, तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। नेहरू पार्क, प्रियदर्शनी पार्क, अल्फ्रेड पार्क या वेलेजली पार्क।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, अल्फ्रेड पार्क। प्रयागराज में स्थित है अल्फ्रेड पार्क। तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो ये है अल्फ्रेड पार्क और ये इलाहाबाद में है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में है। इसी के साथ दोस्तों हिस्ट्री के हमारे 45 प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। पार्ट 1 देखिए और पार्ट 3 हम जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम भौगोलिक अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।